हाँ जी, लास्ट टाइम बोल रही हूँ, जिस बच्चे को पास होना है पढ़ाई करनी शुरू कर दीजिए। आप नहीं पढ़ोगे तो पास अपने आप तो नहीं हो पाओगे। सिंपल सी लॉजिक है। पहली क्लास में सिखाया जाता है कि पेपर में पास होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। आप एटलीस्ट एक चैप्टर ही पढ़ के आओ, पढ़ना शुरू तो कर दो। नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, इसी क्लास में रह जाओगे, बार बार यही रिपीट होते जाएगी। अभी आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है। हाँ जी, मैंने बोला था मैं इस चैप्टर से शुरू कराऊंगी। संसाधन वाला बता रही थी मैं। डैश का प्रयोग हम किसी भी कार्य लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए करते हैं। किसका करते हैं? संसाधन का करते हैं। धन किस प्रकार का संसाधन है? गैर मानवीय संसाधन है, क्योंकि धन क्या है? वस्तु होती है, हमारे अंदर का कोई गुण नहीं होता। निम्न में से कौन सा मानव संसाधन है? कौशल है, क्योंकि हम जो काम करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा होती है, जो स्किल होती है, जो प्रतिभा होती है, वो सब मानव संसाधन में आता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका प्रबंधन करना आवश्यक है। प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण नियोजन है। आपको पांचों चरण पता होने चाहिए। पहला नियोजन होता है, दूसरा आयोजन होता है, तीसरा का क्रियान्वयन होता है, चौथा नियंत्रण होता है, पांचवा मूल्यांकन होता है। मैं आपको 50 में भी पढ़ा चुकी हूँ। डैश प्रक्रिया है जिसमें किसी भी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने वाली अवस्था आयोजन होती है। हमने कल उस दिन क्वेश्चन बैंक में भी पढ़ा, वो प्रैक्टिस पेपर में भी पढ़ा था। राधा रोज़ विद्यालय स्कूल बस से जाती है, और अगर एक दिन वह बस से नहीं जाती तो वह अपनी कार से जाती है। संसाधनों की कौन सी विशेषता है? ये विनियमितता है कि वो एक दिन बस से बाकी दिन बस से जाती है, उसकी जगह वो संसाधनों को परिवर्तित कर देती है। घर किस संसाधन का उदाहरण है? भौतिक संसाधन का उदाहरण है। संसाधन को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? 3 प्रकार से किया जा सकता है। संसाधनों को प्रबंधन करने के 5 चरण होते हैं। वही दोबारा से मैं बता रही हूँ। नियोजन, आयोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन। नियोजन में हम प्लान बनाते हैं। आयोजन में उसके संसाधन एकत्रित करते हैं, जो जो चीज़ों का प्रयोग करना होता है उसके लिए। उसके बाद हम क्रियान्वयन करते हैं, उसे लागू करते हैं। लागू करने के बाद नियंत्रण करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम बाधाएं आएँ और जो हमने प्लान किया था वो दोबारा से फुलफ़िल हो जाए। आखिरी मूल्यांकन होता है। हम देखते हैं कि जो हमने योजना बनाई थी वो सक्सेसफुल हुई या ख़राब हुई, या क्या कितना कमी रह गई, कहाँ रह गई। और फिर मूल्यांकन करके हमें अगली बार हमें मदद मिलती है कि हमारा दूसरा प्लान हम सही तरीके से बना पाते हैं। किसी भी कार्य को करते वक्त निगरानी क्या कहलाती है? नियंत्रण कहलाती है। नियोजन कितने प्रकार का नियोजन के कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। प्रबंधन प्रक्रिया की अंतिम अवस्था कौन सी है? मूल्यांकन है। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मूल्यांकन है। डैश एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंतिम परिणाम की वांछित परिणाम से तुलना की जाती है। ये भी मूल्यांकन है कि अंतिम परिणाम आपका आया क्या और आपने सोचा क्या था, दोनों में कितना अंतर है। ये मूल्यांकन कहलाता है। निर्धारित लक्ष्य के लिए जब कार्य किया जाता है उस चरण को क्या कहते हैं? उसको क्रियान्वयन कहते हैं। जब आप असली ज़िंदगी में कार्य कर रहे हो तो उसे हम क्रियान्वयन कहते हैं। उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। समस्या को पहचान कर विभिन्न विकल्पों का चुनना किस प्रक्रिया का चरण है? नियोजन है। समस्या हमने पहचान ली, उसमें से कौन सा विकल्प हमें चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है, वो हमारा नियोजन है। इनमें से कौन सा प्रबंधन का चरण नहीं है? आपका मानव संसाधन प्रबंधन का चरण नहीं है। मूल्यांकन, नियोजन, कार्यान्वयन सभी चरण हैं। किसी व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? हमारा व्यक्ति है तो व्यक्तिगत संसाधन ही कहलाएंगे, अपने खुद के। साझे जो हम मिल बांट कर प्रयोग में लेकर आते हैं। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्रदान होते हैं, जैसे पानी, हवा, धरती, पहाड़, ये सब प्राकृतिक है। सामुदायिक जो हम समुदाय के साथ मिलकर प्रयोग में लेकर आते हैं, जैसे सड़कें, बसें,
अस्पताल, ये सब व्यक्तिगत जो हमारे खुद के हैं, जैसे कि हमारा बैग, हमारी कॉपी, हमारे पैसे। किसी कार्य को करने के लिए उसे सीखना मानव संसाधन का कौन सा मानव संसाधनों का कौन सा संसाधन है। अगर जब हम किसी को सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए एक इंसान के अंदर एक सीखने की क्षमता होनी चाहिए, तो इसीलिए उसे क्या कहलाएंगे, कौशल। हमारी वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति के बीच में संबंध जो होता है उसे हम अंतराल कहलाते हैं, कि हम जो चाहते हैं बनना और जहाँ पे हम हैं उसे गैप बोलते हैं। संसाधनों को परिभाषित कीजिए। संसाधन वह होते हैं जिनका उपयोग हम किसी भी कार्य को करने के लिए करते हैं, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए करते हैं। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव संसाधन किसी भी कार्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रमुख होता है, जैसे ज्ञान, कौशल आदि। संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। उदाहरण आपके मानव, गैर मानव, व्यक्तिगत, साझे, प्राकृतिक, सामुदायिक। ज्ञान मानव संसाधन से, जो कि भौतिक वस्तु होते हैं, धन, स्थान, कपड़ा, स्टेशनरी, यातायात इत्यादि। उदाहरण आपको याद करने ही पड़ेंगे, नहीं करोगे तो आपको आंसर नहीं आता होगा, फिर गलत हो जाएगा, 0 नंबर आएंगे। संसाधन प्रबंधन से क्या है कि संसाधन का उचित उपयोग कर सके, उसे संसाधन प्रबंधन कहते हैं। 5 तरीका होता है: नियोजन, आयोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन। नियोजन से क्या मतलब है? नियोजन का अर्थ है संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं, उनका उपयोग लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक योजना तैयार करना। जैसे किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए हम योजना बनाते हैं, वैकेंसी कब निकलेगी, कंपनी में क्या क्या योग्यताएं चाहिए, योग्यताओं को कैसे अर्जित किया जा सकता है, ये सब हमारा नियोजन कहलाता है। संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का क्या महत्व है? मूल्यांकन बहुत ही अंतिम और महत्वपूर्ण चरण है। मैंने बोला था आपको सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में अंतिम परिणाम और वांछित में परिणाम में तुलना की जाती है। अगर कोई अंतर रह जाता है तो हम फिर पता करते हैं कि क्यों रह गया, और फिर उसे हम अगली बार सुधारने में प्रयोग में लेकर आते हैं। सभी सीमा और विशिष्टताओं को नोट किया जाता है ताकि प्रभावी ढंग से भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके और लक्ष्य को सही प्रकार से प्राप्त किया जा सके। यही जो मैंने अभी बात बताई है वही बात बताई कि हर गलतियों को नोट करा और फिर उसको देखा कि आगे हमें गलतियाँ दोहरानी नहीं है। मूल्यांकन ही हमें हमारी कमियों को न दोहराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करने से पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण चरण है। हर एक संसाधन का कोई ना कोई विकल्प ज़रूर होता है, इसका धन की पुष्टि कीजिए। हर एक संसाधन का कोई ना कोई विकल्प ज़रूर होता है। यदि एक संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह दूसरा प्रयोग में किया जा सकता है। जैसे अभी आपको बताया गया है कि अगर आप जब बस का उपयोग नहीं कर सकते तो आप पैदल जा सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते तो आप रिक्शा कर सकते हैं। तो ये सब हर संसाधन का कोई ना कोई विकल्प ज़रूर होता है। प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार महत्वपूर्ण है और हमें इनका उपयोग कैसे करना चाहिए? प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। उदाहरण आपको दिखे हुए हैं, अच्छे से पता होने चाहिए। जलवायु, पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि, ये सभी के लिए बराबर उपलब्ध होते हैं। हमारे जीवन के लिए पेड़, वायु, जल बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इनका सही रूप से प्रयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए इनको, क्योंकि ये हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। नियोजन के कितने चरण होते हैं? नियोजन आपको बता चुके हैं, 5 चरण होते हैं। पहचानना समस्या को, विभिन्न विकल्पों को पहचानना, उसके लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प है, विकल्पों से उचित विकल्प का चयन करना। अब आपके पास समस्या पहचान ली, विकल्प क्या क्या है, उसमें से सही वाला कौन सा है वो निकाल लिया। योजना का पर कार्य करना, फिर उसमें जो योजना है उसको फिर बनाना शुरू करना, फिर योजना को बनाने के बाद लागू करना, और फिर जो परिणाम आते हैं उसको स्वीकार करना। नियोजन के चरण हैं, ठीक है। यह सभी चरण एक दूसरे से भली भांति जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले समस्या को पहचानना ज़रूरी होता है। जब तक समस्या को पहचानेंगे नहीं, समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। समस्या को पहचानने के बाद हम विभिन्न विकल्पों को देखेंगे और कि समस्या को सही करने के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। फिर जो हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास समस्या है पैसे की तंगी,
क्या समस्या आपने पहचान ली। पैसे की तंगी को आप अपने बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बचत कर सकते हैं, आय के नए नए साधन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको सही तरीका कौन सकता है। आप बचत जितनी मर्जी कर ले, पर जब तक आपकी आय नहीं बढ़ेगी तब तक आपका जो है आपकी स्थिति सुधर नहीं सकती। तो तीसरा, फिर आपने ये पहचान लिया, फिर उसके बाद आपने कहा कि आय बढ़ाने कैसे हैं। फिर आपने सोचा कि आय बढ़ाने, पैसे जो है इनकम बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, आपने वो बनाए। अब इनकम बढ़ाने के जो तरीके हैं उन पर काम करना आपने शुरू कर दिया। जॉब जैसे कि मान लीजिए नौकरी करनी, पार्ट टाइम जॉब करनी, अपने घर पे जो है सब्जियां उगानी, कोई ना कोई ट्यूशन पढ़ानी, ये सब तरीके आप करेंगे। और फिर जब आपके पास फाइनल आएगा तो जो भी आपका इसका परिणाम आएगा उसको आप स्वीकार करेंगे। गैर मानवीय संसाधन और मानवीय। गैर मानवीय भौतिक वस्तुएं होती है, धन का, स्थान, कपड़ा, स्टेशनरी। मानवीय जो हमारे अंदर गुण होते हैं, अपने ज्ञान, ऊर्जा, कौशल आदि। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। मानव, गैर मानव, व्यक्तिगत, साझे, प्राकृतिक, समुदाय के मैं बता चुकी हूँ आपको। मानव संसाधन प्रमुख माने जाते हैं। इन संसाधनों को का उदाहरण सहित समझाइए। मानव संसाधन किसी भी कार्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यह एक व्यक्ति के खुद के कौशल व प्रशिक्षण द्वारा विकसित भी किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मानव संसाधन से आप पैदा ही होंगे। आप कई ज्ञान जो है अपना अर्जित करते हैं, मेहनत करना आप लोगों से सीखते हैं, मोटिवेशन आप स्थिति परिस्थिति के अनुसार रखते हैं। तो इसीलिए एक मानव संसाधन हमारे सबके सेम नहीं होते, सब में अलग अलग होते हैं और हमारे जीवन में ये बदलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए संसाधन प्रबंधन आवश्यक है। संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के नियोजन के चरण को समझाइए। फिर से बता दिया हो तुमने नियोजन वाला। नियोजन प्रक्रिया का कौन सा कार्य कर रहा नियोजन प्रक्रिया में कौन सा कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार करेंगे और कैसे करेंगे बताया जाता है। तो सबसे पहला चरण जो होता है नियोजन के लिए, समस्या की पहचान करना है। ये फिर विकल्पों की पहचान करना है, फिर उसमें से सही विकल्प को चुनना है, फिर उसकी योजना को कार्यान्वयन करना और परिणामों को स्वीकार करना है। ये आपको 5 चरण याद होने चाहिए और मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। जैसे समस्या को पहचानना यानी पैसे की तंगी, विकल्पों को पहचानना यानी बचत करना, खर्चा कम करना या नए आय के साधन ढूंढना। अब इसमें से सही वाले को आप चुनेंगे कि बचत करना और जो है नई आय दोनों करना ज़रूरी है। किस तरीके से आप बचत करेंगे, किन किन चीज़ों को काटेंगे कि इसको खर्चा नहीं करना, और किस तरीके से आय के नए नए साधन जैसे ट्यूशन पढ़ाना और ये सब शुरू करेंगे तो वो क्रियान्वयन में आएगा। परिणामों को स्वीकार करना कि इसके बाद जो भी हमारे आय में परिवर्तन आएगा वो हमें स्वीकार्य है। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्रदान होते हैं। सामुदायिक जो हम समुदाय के हिस्सा होने पर प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जलवायु, सड़कें, पार्क, अस्पताल, लाइब्रेरी। यह संसाधन सभी मनुष्य के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। यह मानवीय और गैर मानवीय हो सकते हैं। इन संसाधनों का रख रखाव की जिम्मेदारी समुदाय उठाता है। जैसे आप इस तरह ही आपको संसाधन का प्रकार नाम याद हो गए सबके, तो आपको आराम से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रबंधन प्रक्रिया के चरण आपको बताने हैं। नियोजन में आपको बता चुकी हूँ। प्लान करना, क्या समस्या है, फिर उसमें से आपको किस तरीके से समस्या का सुलझाव कर सकते हैं, फिर उसमें से सही विकल्प चुनेंगे, फिर सही विकल्प चुनने के बाद उसको लागू करेंगे और फिर उसके परिणाम स्वीकार करेंगे। आयोजन में आपका था सारे संसाधन आप व्यवस्थित करेंगे और एकत्रित करेंगे। क्रियान्वयन में आप उसको लागू करेंगे कार्यक्रम को जो आपने सोचा था। नियंत्रण में आप उसमें सारे आने वाली बाधाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और मूल्यांकन में आपका चेक करेंगे कि आपने क्या पहले ज़रूरत थी, क्या लक्ष्य था और अब लक्ष्य के बाद आप कहाँ तक पहुँच गए, दोनों में कितना अंतर है। नियोजन के चरण को उदाहरण सहित समझाइए। सेम भी आपको बता चुके दोबारा से। मानव संसाधन, गैर मानव संसाधन। मानव में आपके खुद की गुण आते हैं, ज्ञान, रुचि, कौशल, समय, ऊर्जा। गैर मानव में धन और भौतिक वस्तुएं आती है जैसे कि पैसा, ज़मीन, गहने इत्यादि। व्यक्तिगत जो होते हैं और साझे संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत जो हमारे खुद के होते हैं, साझे जो हम बांट कर प्रयोग में लेकर आते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत हमारा बैग आएगा,
सांझे में हमारे माता पिता आ जाते हैं। संसाधन जो इसके अलावा प्राकृतिक सामुदायिक होते हैं, प्रकृति जो हमें प्रकृति प्रदान करती है, समुदाय जो हम समुदाय के हिस्सा बनने पर मिलते हैं। सभी संसाधन उपयोगी और सुलभ होते हैं, इस कथन को समझाइए। सभी संसाधन की कोई ना कोई उपयोगिता ज़रूर होती है, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, इसीलिए वो पाए जाते हैं। और सुलभ होते हैं, यानी कि वो हमें या तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं या हमें बहुत कठिनाई से मिलते हैं। ये सेम आपका रिपीट हो रहे हैं अब क्वेश्चंस। आपके स्कूल की वार्षिक परीक्षा होने वाली है। वार्षिक परीक्षा होने के 3 महीने बाकी है। अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं। किस प्रकार अपने लक्ष्य की प्रबंधन करने के लिए आपको सही प्रकार के से पूर्ण कर सकेंगे। ये आप खुद पढ़िए, आपको अभी भी आपके एग्ज़ाम में आपको इसमें मदद मिलेगी। ये वाला क्वेश्चन अब ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप वैसे भी नंबर नहीं ले पाएंगे। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, आप बिल्कुल आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी हालत नहीं सही। तो इसीलिए पढ़ना शुरू करने के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन जो है मैं समझा देती हूँ फिर से, अब आपके ऊपर है। स्कूल की वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होने के लक्ष्य के लिए हमें प्रबंधन ज़रूरी है। हमें प्रबंधन हर चीज़ का करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा का, अपने समय का, अपने बाकी संसाधन का। जैसे कि हम नियोजन करके योजना बनाएं कि हमारे पास कितने विषय हैं, कितने नंबरों से पास होने ज़रूरत है, कौन कौन सी किताबें और संबंधित जानकारी की ज़रूरत है। उसके बाद हम किताबें, पेन, पेंसिल, अच्छे नंबर पाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनको एकत्रित करेंगे। उसके बाद हम क्रियान्वयन करेंगे कि जब परीक्षा हो रही है उस क्रिया को क्रियान्वयन करेंगे कि परीक्षा में अच्छे से देंगे, पढ़ाई कर देंगे। क्रियान्वयन के साथ साथ नियंत्रण करना ज़रूरी है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी बाधा नहीं आ रही और सभी प्रश्न को हम सही तरीके से हल कर पा रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य था वो हम प्राप्त कर पा रहे हैं। सेम समय पर हमारा सारा जो हमने सोचा था कि इस दिन तक ये चैप्टर हो जाएगा वो हम कर लेते हैं। उसके बाद हम नोट करेंगे क्या क्या परेशानी आई, और फिर जब हमारा परिणाम आएगा तो हमारे रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि हम कितना सफल हुए या कितना असफल हुए। अब आ जाते हैं पार्ट 5वें पार्ट पर। चौथा चैप्टर समझ आ गया सबको क्वेश्चंस? यस मैम। यस मैम। यस यस बोल दो, पर जब मैं बोल रही होती हूँ कि पढ़ाई करके आए हो तो कोई जवाब नहीं है। मैं तो इसीलिए नहीं पूछ रही, मुझे पता है आप में से किसी ने पढ़ाई करी नहीं है। करी होगी तो आपके रिजल्ट में शो हो जाएगी। अब बुने हुए कपड़े में सूत की दिशा को क्या कहते हैं? ग्रेन कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए। ये बुने हुए कपड़े में कितना जो किस दिशा में सूत जो है वो चल रहा है उसे हम ग्रेन कहते हैं। सूत के कम से कम एक सेट की इंटरलूपिंग को निटिंग कहते हैं। कि हम जब आपको निटिंग यानी कि आप क्या कर रहे हैं, लूप्स बनाकर कपड़े को बुनाई कर रहे हैं तो उसे हम निटिंग बोलते हैं। एस्बेस्टोस एक खनिज रेशा है। एस्बेस्टोस आपके जो छतों वगैरह पे लगाया जाता है कई बार, जिससे सीलिंग होती है, उसे बोलते हैं। घास फूस की तरह थोड़ा सा दिखता है पर ये खनिज रेशा होता है। डैश खुले जालीदार कपड़े होते हैं जिन्हें सूत के बीच में विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्रियों का अंतराल में होते हैं। हमने उस दिन भी पढ़ा था, नेट होते हैं। देख लो आपके प्रैक्टिस पेपर में भी सब में से क्वेश्चन बैंक में से ही डाले गए हैं। क्वेश्चन बैंक अगर आपने अच्छे से कर लिए ना तो पास हो जाओगे, नहीं करे तो फिर रह जाओगे। रेशे के और इससे बनाए गए सूत की लंबाई के बीच में संबंध को क्या कहते हैं? सूत संख्या कहते हैं। कताई बुनाई की प्रक्रिया के बाद जो कपड़ा तैयार होता है वह गंदा, खुरदुरा और बेजान लगता है। उसमें रोए भी दिखाई देते हैं। उस कपड़े को ग्रे वस्त्र या मैले वस्त्र कहते हैं। इंग्लिश में ग्रे वस्त्र भी हो सकता है, तो हो सकता है सिंपल आपको ग्रे वस्त्र लिखा हुआ मिल जाए। ग्रे या मैले दोनों ही की बात होती है। प्रश्न 7 डैश एक विशिष्ट परिसज्जा है। मर्सराइजिंग मैंने आपको बता दिया था। मर्सराइजिंग, टेंटरिंग, कैलेंडरिंग, ये सब जो है मैं हो चुका है। स्टार्चिंग, ये सब मैंने बता दिया था आपका। बास्ट रेशा डैश होता है, सेल्यूलोसिक होता है। बास्ट जो छाल से बनता है पेड़ की।
इनमें से कौन सी वस्त्र रंगाई छपाई की विधि नहीं है? बंदेज रंगाई छपाई की विधि है, बाटिक है, ब्लॉक छपाई है, शेडिंग शेडिंग नहीं है। रेशा डैश होना चाहिए, महंगा, मोटा, किफ़ायती, खुरदुरा। तो रेशा किफ़ायती होना चाहिए, हमारे बजट में होना चाहिए। रेशे से आप क्या समझते हैं? रेशा जो है वस्त्र की मूल इकाई होता है, तंतु भी मूल इकाई होता है। तंतु बोलो रेशा बोलो एक ही बात है। वस्त्र परिष्करण या फिनिशिंग को प्रभावित कीजिए। एक बार तैयार होने के बाद कपड़े को कई बार संसाधित किया जाता है, कई गुण डाले जाते हैं उससे, जिससे गुणवत्ता और टिकाऊपन बढ़ जाता है और लंबे समय तक चलता है। जैसे कि कपड़े को कड़ा करेंगे तो टी शर्ट पहनने सॉरी शर्ट की तरह आएगा। कपड़े को अगर हम रंग करेंगे तो देखने में सुंदर लगेगा। कपड़े को अगर हम मर्सराइज करेंगे तो उसमें शाइन आएगी, उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, श्रिंक नहीं होगा। इस तरीके की विधियाँ जो हैं हमें काम आती हैं। कपड़े के गुण को क्या निर्धारित करते हैं? कपड़े रेशे जो है कपड़े के गुण को निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार का रेशा होगा उस प्रकार से कपड़ा होगा। तो कपड़े के गुण को क्या निर्धारित करते हैं? रेशे या तंतु करते हैं। रेशे का सबसे अनिवार्य गुण क्या है? उसकी कताई योग्यता है, कि अगर वो कताई उसकी हो सकती है तो वो कपड़ा उपयोगी है, उससे हम सूत बना सकते हैं। अगर वो कताई योग्य नहीं है तो उससे सूत नहीं बनाया जा सकता। मैम कताई क्या होता है? कताई यानी जोड़ जोड़ कर एक रेशे को करके एक पूरा धागा बनाना। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सूती, ऊनी, रेशमी। इसके अलावा खनिज रेशे भी है, जैसे हमने एस्बेस्टोस पढ़ा। ये सब हमारे कौन से खनिज रेशे भी हैं। आपका सोना चांदी, ठीक है, जिससे कढ़ाई की जाती है, जरी का काम होता है। सबसे पहले विनिर्मित रेशा कब निर्मित हुआ? ये साल याद रख लीजिए, 1895 में आया। कृत्रिम रेशा कलात्मक रेशम किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? रेयॉन को, ये भी याद रख लीजिए। और सबसे पहले रेयॉन ही जो है वो आया था। कताई क्या होती है? प्राकृतिक स्टेपल रेशे से सूत को संसाधन करने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अभी मैंने बोला ना, धागा बनाना या सूत बनाना, तो उसे हम कहते हैं। सूत संख्या क्या होती है? रेशे के भार और इसे बनाए गए सूत की लंबाई के बीच निश्चित संबंध को सूत संख्या कहते हैं। सूत की बटे ट्विस्ट पर इंच, जब हम घुमाते जाते हैं कितना घुमाव है 1 इंच में, उसे हम सूत की बटे या TPI या ट्विस्ट पर इंच या बटे प्रति इंच कहते हैं। स्पिंस्टर शब्द का उद्भव कैसे हुआ? पहले सामान्यतः युवा अविवाहिता लड़कियां बेहतरीन सूत की कताई करती थी, क्योंकि उनकी उंगलियां बहुत कुशल होती थी। इस संदर्भ में कताई को स्पिनिंग भी कहा जाता है। स्पिनिंग यानी कि वही अभी जो हमने बात की, कताई करना, सूत की वो करना, धागे से सूत बनाने को। और इस स्पिनिंग का नाम स्पिंस्टर शब्द से है। स्पिंस्टर लड़कियों को बोलते हैं, क्योंकि पहले ये काम लड़कियां करती थी, अविवाहिता लड़कियां करती थी। वस्त्र को उनके उद्भव के एक आधार पर वर्गीकृत कीजिए। किस प्रकार आते हैं? प्राकृतिक और मानव निर्मित। सूत और धागे में अंतर क्या होता है? धागा जो होता है, मैंने आपको बताया, धागा कपड़े को जोड़ने के लिए प्रयोग में लेकर आते हैं, और सूत जो है कपड़े के निर्माण के लिए होता है। ये उस दिन भी आपको बता चुके हैं। फेल्ट क्या, सीधे रेशे से बनाए गए कपड़े को क्या कहते हैं? फेल्ट या बिना बुने बॉन्ड फाइबर बोलते हैं इसको। मैं फेल्ट से मैं आपको नमदा बता ही चुकी हूँ कि आपके जो कई टोपियाँ होती हैं, पर्स होते हैं, आपके पायदान होते हैं, फेल्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। ताना तथा पूरक सूत क्या है? करघे के पिछले भाग को ताना यानी तना कर जो धागे को अरेंज किया जाता है, लंबाई में जो अरेंज होता है, उसे ताना कहते हैं। सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर तंतु को, सबसे मजबूत पॉलिएस्टर कृत्रिम है, सबसे कमज़ोर रेशम है, प्राकृतिक है। याद रख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। रंग किसे कहते हैं? रंग जो किसी भी तंतु, सूत या वस्त्र को रंगने के लिए जो प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे रंग कहते हैं। रंग को चढ़ने के प्रक्रिया को रंगाई कहते हैं। रंग किसी वस्त्र में होगा कि नहीं होगा, वो तंतु की प्रकृति, उसके रासायनिक जो है क्या नेचर है उसका,
और जो रंग है उसकी बीच में क्या प्रक्रिया अभिक्रिया हो पाती है, उस हिसाब से डिसाइड होता है। कपड़ा उत्पादन बुनाई का क्या महत्व है, ताना बाना और शेडिंग भी समझाइए। बुनाई वस्त्र निर्माण का मुख्य तथा पुरानी विधि है। बुनाई की तकनीक पुरातन काल से कताई से पहले ही प्रचलित थी। समय के साथ साथ मानव ने अनेक लूमों को विकसित, लूम क्या होती हैं जिससे हम कपड़ा बुनाई करते हैं, जैसे कि आपका चरखा होता है। चरखा अभी क्या होता है, हाथ से आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है। अब आ गई है बड़ी सारी मैकेनिकल लूम्स और जो हैंडलूम्स आते हैं, जैसे कि सूत से, पहले तो चरखे से आप करते हो, सूत बनाते हो, सूत से आप जब कपड़ा तैयार करते हो तो हैंडलूम जिसमें हाथ का प्रयोग कर कर कपड़ा बनाया जाता है। मैकेनिकल लूम जो हम मशीनें का प्रयोग करके कपड़ा बुनते हैं, तो मशीन से जल्दी बन जाता है। करघे के पिछले भाग के सामने के भाग तक लंबाई में समानांतर धागों को ताना कहते हैं। ताने के आर पार बुनने वाले धागे को बाना कहते हैं। पारंपरिक करघे में ताना पिछली ओर चढ़ा रहता है और खड्डी में हैंडल एवं हार्नेस के द्वारा ताने में कुछ धागों में सुंदर डिजाइन के ऊपर नीचे किया जाता है। इसे शेडिंग कहते हैं। मतलब ताने और बाने को मिलाने की प्रक्रिया को शेडिंग बोला जाता है। ऊनी रेशे की वस्त्रों की उपयोगिता को उल्लेखित कीजिए। अब ऊनी रेशों के क्या होते हैं, ऊनी ताप के कुछ चालक होते हैं, सर्दियों में पहने जाते हैं, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। सिकुड़न जो है अगर इसमें अभी परिसज्जा कर देते हैं तो ये सिकुड़ते भी नहीं हैं। रेशम की उपयोगिता का उल्लेख, रेशम सुंदर होते हैं, आकर्षित होते हैं, ज़्यादातर अवसरों के लिए पहनते हैं, पार्टीज में पहनते हैं, ताप के कुचालक होते हैं, सर्दी में अधिक प्रयोग किया जाता है। कटाई सिलाई आदि आसान नहीं होती है, इसीलिए महंगा वस्त्र है। चमक लचक जो है इसमें बहुत अधिक होती है। रेशम वस्त्र पर रंग आसानी से तथा पक्के चढ़ते हैं, ये रंग चमकदार और चटकीले होते हैं। रेशमी वस्त्र पर सिलवटें नहीं पड़ती, इसलिए इन्हें अधिक इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती। रेशम वस्त्र पसीना, क्षार या साबुन, घर्षण आदि से खराब हो जाते हैं, इसीलिए घरेलू वस्त्र बनाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता, रोज़ नहीं पहने जाते। शुष्क धुलाई विधि द्वारा ही, यानी कि ड्राई क्लीनिंग इसकी करनी होती है, घर पर धोते नहीं हैं इसको। वस्त्रों में परिसज्जा का महत्व बताएं। वस्त्र पहनने से हमें सुंदर लगते हैं, ये मजबूत हो जाते हैं और हमारे उपयोगिता के हिसाब पर हम इनकी परिसज्जा कर सकते हैं। कताई बुनाई की प्रक्रिया के बाद जो कपड़ा तैयार होता है गंदा मैला खुरदुरा होता है, जिसे ग्रे वस्त्र या मैला कपड़ा बोला जाता है। ऐसे कपड़े को किसी भी व्यक्ति के प्रकार के उपयोग के लिए नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए इसको आकर्षक और किसी काम योग्य बनाने के लिए परिसज्जता की जाती है। ऊन की बुनाई जिसे निटिंग बोलते हैं, क्या समझते हैं? निटिंग वाले कपड़े की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। निटिंग जो होती है ताने बाने को आपस में गूंथ कर बनाई जाती है। निटिंग वाले कपड़े की उपयोगिता, बुने हुए कपड़े तेज़ी से जल्दी बनाए जा सकते हैं, इनमें फंदे होते हैं तो अधिक सामान्यता होती है। अंदर पहनने वाले वस्त्र जैसे कि बनियान, अंडरवेयर, जुराबे इत्यादि के लिए उपयुक्त होते हैं। ये संलग्न होते हैं, वायु मुक्त रूप से आ सकती है आराम से, इसमें से गैप ज़्यादा होता है इसमें, तथा आराम से घुमा फिरा कर करा जाता है। स्ट्रेचेबिलिटी आ जाती है इनके में, घुमाना फिराना आसान होता है और सिलवटें नहीं पड़ती। जाल व लेस में अंतर बताइए। जाल खुले जालीदार कपड़े होते हैं जिनमें सूत के बीच में विभिन्न प्रकार के ज्यामितिक अंतराल, जैसे कि सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, इस तरीके के अंतराल हो सकते हैं। जाल जालनुमा, हाँ जी मैम, वेट रंग कौन सा रंग होता है? कौन सा रंग? वेट। काले का वेट रंग? क्या मैम? कहाँ पढ़ रहे हो वेट रंग? मैम, वेट रंग क्या होता है इसमें लिखा है। कहाँ लिखा है? लघु उत्तरीय प्रश्न में लिखा है मैम, बुक में। वैट आपका प्रिंटिंग होती है। वैट रंग जो अलग अलग तरीके के आपके रंगों के प्रकार होते हैं ना, केमिकल के हिसाब से होती हैं, प्रिंटिंग के हिसाब से की जाती है, ठीक है। यस कौन मैम। सी बुक में लिखा है? प्रीमियर वाली में लिखा हुआ है? यस मैम। अच्छा। जाल और लेस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैं बता चुकी हूँ, उसमें ज्योमेट्रिक अंतराल होते हैं। और लेस में क्या होते हैं, लेस के अंदर कई कढ़ाई वगैरह इस तरीके से की जाती है, सुंदर सुंदर आपके
बनाए जाते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह बनाए जाते हैं। रेशे को सूत में परिवर्तित करने के चरण बताइए। पहले सफाई की जाती है रेशे की, फिर उसकी पूनी बनाई जाती है। पूनी जैसे कि आपको जो है इस खोलकर सीधा किया जाता है। तनुकरण तानना और बांटना किया जाता है। तनुकरण तानना रेशे को लंबे तंतुओं में परिवर्तित करने के बाद उन्हें आवश्यकता अनुरूप आकार में लंबा खींचा जाता है उसको। इसको तानना और तनुकरण कहा जाता है। समरूपता के लिए कई पुनियों को एक साथ जोड़ा जाता है फिर उसे, ताकि वे और लंबी और बेहतर हो जाएं। तानने के पश्चात पुनी को रेविंग मशीन में पुनी बनाने वाली मशीन में डाला जाता है। तब तक ये तनु किया जाता है जब तक वे अपने मूल व्यास के 1/4 से 1/8 तक नहीं हो जाती। बेसिकली जैसे ये प्रक्रिया वही है जैसे कि आप कॉटन की एक बॉल लेकर उसको घुमाते हुए जा रहे हो और उसको खींचते जा रहे हो और उसकी बत्ती बनाते जा रहे हो दिए में लगाने के लिए। सेम इसी तरीके से होता है वो, पर ये मशीन के द्वारा और बहुत माइक्रो स्केल पर होता है। जितना वो घुमाते जाएंगे, जितना लंबा खींचते जाएंगे, जितना हम जोड़ते जाएंगे, उतना धागा हमारा बड़ा होता जाएगा। रेशे को जोड़कर रखने के लिए इन्हें बांटा जाता है। फिर कटाई के द्वारा तंतु को सूत के बीच में अंतिम आकार दिया जाता है। इसे अपेक्षित शुद्धता के लिए फैलाया जाता है और वांछित मात्रा में गूंथ कर शंकु कोण में लपेट दिया जाता है। आप जैसे रील लपेटते हो उसी तरीके से एक शंकु कोण होती है, ट्रायंगल शेप की होती है, वहाँ पे धागा फाइनल जो होता है आपको सूत जो होता है उसको लपेटा जाता है। रेयोन और नायलॉन को उल्लेख कीजिए। रेयोन नायलॉन दोनों मानव निर्मित हैं। रेयोन सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। रेयोन जो है पुनरुत्पादित सेलुलोज से निर्माण द्वारा मानव निर्मित तंतु है। कपड़ा उद्योग में रेयोन की को विस्कोस भी बोलते हैं, कृत्रिम रेशा भी बोला जाता है। प्राकृतिक तंतुओं के लगभग सभी गुण होते हैं। मिश्रित तंतु बनाने के लिए रेयोन को सभी तंतुओं के साथ मिलाया जाता है। रियोन में सूत की अपेक्षा नमी सोखने की अधिक क्षमता होती है। इसकी ज़्यादातर जो विशेषताएं होती हैं सूती कपड़े की तरह होती है, कपास की तरह होती हैं, पर इसे प्रेस नहीं किया जा सकता। कपास को ज़्यादा प्रेस किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता। नायलॉन भी एक मानव निर्मित है। ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो ये पुनरुत्पादित नहीं होता। पुनरुत्पादित यानी तंतु हमने जो लिए प्राकृतिक लिए, पर उनको उसमें हमने क्या किया, परिवर्तन कर दिया। जबकि नायलॉन जो है मूल इकाई ही क्या होती है, उसकी रासायनिक होती है। मैम लेकिन नायलॉन को भी तो मनुष्य ही बनाते होंगे ना। नायलॉन तो मनुष्य बनाते हैं, पर उसको बनाने के लिए रसायनों का प्रयोग होता है। रेयॉन जो होता है ये पुनरुत्पादित यानी कि प्राकृतिक रेशे, जैसे कि आपके कपड़े खराब हो जाते हैं तो लेके जाते हैं ना, तो उनमें केमिकल डालकर बनाए जाते हैं। तो मूल इकाई तो प्राकृतिक तंतु हो गए ना, उसी के मिश्रण से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी सेल्यूलोस वाले आपके तंतु हैं प्राकृतिक है, उनको ही प्रयोग में लाकर रेयॉन में केमिकल डालकर बनाया जाता है। पर जो नायलॉन है उसकी मूल इकाई ही क्या है, रासायनिक है। इसीलिए जो है ये पहला आपका जो है कृत्रिम तंतु जो कि बिना किसी उसके प्राकृतिक तंतुओं की मदद से बनाया गया था। इसीलिए इसे मैजिक फाइबर भी बोलते हैं, जादुई तंतु भी कहते हैं, क्योंकि इसे प्रकृति ने नहीं दी है, इंसान ने बनाया। नायलॉन एक ताप सुनम्य ऐसा रासायनिक रेशा है, हीट रेजिस्टेंट है। ये नायलॉन लंबाई की आवश्यकता अनुसार नियंत्रित, क्योंकि सभी जो मानव निर्मित तंतु हैं उनकी लंबाई हमारे हाथ में होते हैं, हम जितना चाहे उतना लंबा बना सकते हैं। नायलॉन के तंतु बहुत ही मजबूत और हल्के होते हैं। नायलॉन के तंतु सिकुड़ते भी नहीं हैं। इसकी अवशोषकता का गुण ना के बराबर होता है, इसीलिए ये जल्दी सूखते नहीं हैं। नायलॉन के तंतु ताप के कुचालक होते हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा हीट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये आपका ये वाला चैप्टर हो गया। अब आपकी 9th वाला सबसे लास्ट के लिए रखेंगे। मैम नायलॉन का कपड़ा मतलब जल्दी प्रेस करो तो वो जल्दी जल भी जाता है। हाँ, देखो ना प्लास्टिक की तरह, जैसे कि वैक्स या प्लास्टिक होती है उसी तरीके का होता है। यस यस मैम। इसीलिए इसको दिवाली वगैरह पे नहीं पहनना चाहिए। इसलिए सिल्क भी दिवाली पे नहीं पहनना चाहिए। सेम वही विशेषताएं होती हैं सिल्क की तरह।
स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक निर्धारक नहीं हैं। कौन से स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक निर्धारक नहीं है? रोजगार की स्थिति, पोषण की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण संबंधी। तो पोषण की हमारी जो खुद की स्थिति है वो स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक निर्धारक नहीं है, वो हमारी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के पे आ जाते हैं। शारीरिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? सामान्य गतिविधियों का सुचारू रूप से किया जाना। शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होगा तो ये चीज़ उसमें नहीं दिखाई देगी। असाधारण रूप से थकान महसूस नहीं करना, ये भी गलत है। साधारण जलवायु परिवर्तन होने पर संक्रमण से ग्रस्त होना, ये आएगा। संक्रमण और रोग के प्रति पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना। हमें नेगेटिव पॉइंट देखना है तो हमारा आंसर क्या आएगा? गा। जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो वह सोए को समर्थ और स्वयं आए, सोए नहीं है, स्वयं आएगा। स्वयं को समर्थ और सक्षम महसूस करता है, नहीं। हमेशा नकारात्मक भावना से ग्रसित रहता है, हाँ। हमेशा संतोषप्रद रहता है, नहीं। यदि किसी मानसिक या भावनात्मक तनाव की परिस्थिति का सामना करना पड़े तो उसका मुकाबला कर सकता है, नहीं। ठीक है। स्वास्थ्य के सूचक क्या है? मृत्यु दर, अशक्तता, स्वास्थ्य नीति का और खा दोनों, उपरोक्त सभी। मृत्यु दर से भी हमारे देश का स्वास्थ्य के पता चलता है, अशक्तता दर पे से भी पता चलता है, स्वास्थ्य नीतियों से भी पता चलता है। ठीक है, तो ये तीनों से पता चलता है। वृहद पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। का, खा, घा सही है। इष्टतम पोषणात्मक स्तर महत्वपूर्ण है क्योंकि पेशी की सुदृढ़ता बनाई रहती है। इष्टतम पोषण स्तर यानी कि हमारा क्या बोलते हैं, जितना हमारा रेकमेंडेड जो ज़रूरी है हमारे शरीर को पोषण बनाए रखना उतना, तो उससे हमारा पेशी जो है, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, हमारे पेशी मजबूत रहती है। शारीरिक और मानसिक तनाव से निपटने में मदद करता है, उत्पादकता बेहतर रखता है, उपरोक्त सभी। तो तीनों चीज़ें हमारे जो है इष्टतम पोषण स्तर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों चीज़ें हमारे शरीर में रहें। मोटापे के कौन से रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? मानसिक मंदता नहीं आएगा, अरक्तता नहीं आएगा, रतौंधी भी नहीं आएगा, हृदय रोग और उच्च रक्तदाब जो है वो मोटापे से हमें परेशान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई थी आपके उसमें सैम्पल पेपर में पूछा गया था किसने कही, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य की परिभाषा कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें मनुष्य मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहता है। मनुष्य में रोग के अभाव का मतलब उसका स्वस्थ होना नहीं है। ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही बोला था। रोग का अर्थ शारीरिक स्वास्थ्य की क्षति, शरीर के किसी भाग को उसके कार्य को परिवर्तन, विघट, विक्षिता का ना होना जो सामान्यतः कार्य करने, बाधा डालने में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने दे। ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही दी थी स्वास्थ्य की परिभाषा को। पोषण क्या होता है? सामान्य पोषण में अगर हमारा बदलाव आ जाता है तो हम उसे कुपोषण कहते हैं। और कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, अल्प पोषण और अति पोषण। अल्प यानी सामान्य से अगर हम कम पोषण ले रहे हैं तो अल्प पोषण, सामान्य से अधिक पोषण ले रहे हैं तो अति पोषण। और अगर हमारे देश में दोनों समस्या बराबर मात्रा में होती है तो हम उसे कुपोषण का दोहरा भार बोलते हैं। क्रेटिनता यानी बोनापन किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ये आपने याद रखना है, आप पढ़ोगे तभी याद होगा, ऐसे मैं बार बार भी बोलूँगी तो याद नहीं होगा। आयोडीन की कमी से गलगंड और मानसिक मंदता यानी कि क्रेटिनता होती है, ये याद रखना है आपने, फिर से बता रही हूँ। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, अंधापन होता है। स्वास्थ्य विज्ञान कौन से दो पहलुओं से संबंधित है? निजी और पर्यावरणीय। मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? आपकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वच्छता से है। ये वह आवश्यकता पड़ने पर संज्ञानात्मक तथा मानसिक, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका जो है जिस अवस्था में जिस तरीके से आपको करना चाहिए, आपका रवैया होना चाहिए, आप उसी तरीके से बिहेव करते हैं। आपकी आयु के हिसाब से आपका जो है
काम करने की या समस्या को सुलझाने की क्षमता जो होती है वो जिस प्रकार की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति उसकी डैश और डैश की आवश्यकताओं के देश को निर्धारित करती है। एक उसके पोषक तत्वों और आहार कितना खा रहा है वो दोनों पर देश निर्धारित करती है। पोषण का संबंध डैश तथा डैश एवं कार्य के रखरखाव के साथ है। पोषण हमारे शरीर के अंगों और ऊतकों की संरचना में इम्पोर्टेंट, हमारा अंग सारे जो हमारा शरीर है वो पूरा पोषक तत्वों से पोषण से बना हुआ है। और हमारा जो है हमारे ऊतक यानी हमारे जो है क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यू व सेल्स होते हैं वो भी उसी से मिलकर बने होते हैं, कोशिकाएं जितने भी हैं। जल, कोशिकाएं नहीं। हाँ, जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताए। मैं आपको बता चुकी, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। ए डी ई के वसा में घुलनशील है, बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन, कौन सा विटामिन ताप से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी जो है वो ताप से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी भी नष्ट हो जाता है। जितने भी आपके जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी दोनों ताप से नष्ट हो जाते हैं, पर जल्दी विटामिन सी नष्ट हो जाता है और थोड़ा सा देर के बाद विटामिन बी भी नष्ट हो जाता है। अधिक ताप से और अत्यधिक ताप से विटामिन बी भी नष्ट हो जाएगा। किन्हीं 2 खनिज लवणों के नाम बताए, लौह तत्व और जिंक। आप इसमें कैल्शियम भी लिख सकते हो, आप इसमें आयोडीन भी लिख सकते हो। स्वास्थ्य के कोई 4 सूचक बताए, बता दें आपको, रुग्णता, बीमारी की दर, मृत्यु की दर, आपकी अशक्तता, पोषण का स्तर। अच्छा स्वास्थ्य और पोषण कैसे सहायक और लाभप्रद होता है? अच्छा स्वास्थ्य से हम खुश रहते हैं, हम अपना काम दूसरों के मुकाबले जल्दी कर देते हैं, हमारे स्वस्थ माता पिता अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, बच्चे खुश रहते हैं, पढ़ाई में अच्छे अंक लेते हैं, अच्छा परिणाम आता है, जीवन में सक्सेसफुल होते हैं, सभी आते हैं। पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। कैसे हमारा पोषणात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होगा? हमारा आहार तत्व, अगर हम आहार और पोषक तत्व हमें सही मात्रा में मिल रहा है। असुरक्षित की सुरक्षा, जो इंसान वल्नरेबल है, जो इंसान को जैसे कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे कि पिछड़े जो लोग हैं या गरीब लोग हैं, अगर उनको हम सुरक्षा दे रहे हैं, उनको हम सारा भोजन सही मात्रा में प्रदान कर रहे हैं तो हम रहेंगे। इसके अलावा सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं सबको सही समय पर मिल जाएं और सुरक्षित पर्यावरण और हमारा आसपास का पर्यावरण सही रहे। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कोई कारक बताने हैं। पानी, जल अगर हमारा खराब है तो हमारा पर्यावरण खराब हो जाएगा, हवा खराब है तो पर्यावरण खराब होगा। आवासों से निकलने वाला कचरा, गंदगी हम फैला देते हैं, जैसे कि नालियाँ या सीवर वगैरह में सीधा पानी डाल देते हैं गंदगी, तो उससे होता है विकीकरण जो है इसके माध्यम से भी होता है। संवेदनशील लोगों की देखभाल का क्या होता है? संवेदनशील का मतलब वही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे गर्भवती स्त्री, पिछड़े लोग हो गए, बच्चे हो गए, ये सब संवेदनशील होते हैं, ये वल्नरेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब भी कोई सूखा पड़ता है, आपदा आती है, तो सबसे ज़्यादा जो इंसान प्रभावित होगा, जो ये विकलांग हो गए या महिलाएं हो गई, गर्भवती महिलाएं हो गई, स्तनपान कराने वाली महिलाएं होंगी, छोटे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, बेरोजगार लोग हो गए, पिछड़े जनजाति के लोग हो गए या गरीब लोग हो गए, वो सब किस में आते हैं? संवेदनशील में आते हैं। तो अगर हम नहीं बचा कर रखेंगे तो हमारे देश का स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो जाएगी। पोषण तथा संक्रमण का घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है, इस कथन से आप सहमत हैं? कैसे? पोषण जो है अगर हमारा सही नहीं होगा, हमारी कोशिकाओं का निर्माण सही नहीं होगा, संक्रमण होने से हमारे कोशिकाएं और टूट जाती हैं, पोषण भी नहीं लेंगे तो और ख़राब हो जाएगी, शक्ति नहीं रहेगी हमारे शरीर में और हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकते। बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी पोषणात्मक स्थिति के लाभ अर्थात प्रभाव को बताइए। अगर बच्चा सही समय, वो सेम है आपका, पोषणात्मक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, आपकी हड्डियां कमज़ोर है, विटामिन ए की कमी है और लोहे की कमी है शरीर में, तो काम पे ध्यान नहीं रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा सकते, आपके शक्ति नहीं होगी शरीर में, ठीक है, मस्तिष्क पे प्रभाव, विकास नहीं हो पाएगा, देखने में प्रॉब्लम आएगी
और नॉर्मल जो है अपने कोई भी खेल कूद अच्छे से नहीं करोगे तो दिमाग जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आहार जनित बीमारियां जो खाने से होती हैं, अतिसार और हैजा यानी कि दस्त लग जाते हैं, पेशिश हो जाता है, पेट में दर्द होती है, ऐंठन होती है, आंत्र शोथ होता है, आंतें खराब हो जाती हैं, टाइफाइड होता है। खाद्य पदार्थ विक्रेता द्वारा अपनाई जाने वाली संदूषित आदतें, अस्वच्छता का पालन, बार बार हाथ नहीं धोना, हाथ साफ करने के लिए गंदे कपड़े का प्रयोग करना, इस्तेमाल में बर्तनों को साफ ना रखना, खाद्य इस्तेमाल में, ये सब गलत आदतें हैं जिस वजह से खाद्य जनित रोग इंसान को हो जाते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सामाजिक निर्धारक बताएं। रोजगार की स्थिति, कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सांस्कृतिक धार्मिक आस्थाएं, वर्जित कार्य और मूल्य प्रणाली, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण संबंधी परिस्थितियां। स्वास्थ्य विज्ञान में पर्यावरण के किन्हीं 8 पहलुओं का वर्णन कीजिए। खाद्य स्वच्छता, खाना साफ होना चाहिए, पानी सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए, मलमूत्र का निपटान सही तरीके से होना चाहिए, यानी कि आप पानी पीने की नदियों पे ही आप गंदगी फैला रहे हो। जीवाणु नियंत्रण, जैसे मच्छर मक्खियाँ, जैसे अभी डेंगू बहुत फैला हुआ है तो इस तरीके से कोई वैसे नहीं फैलने चाहिए। अच्छी है स्वच्छ आदतों का पालन करना चाहिए, घर में सबके पास होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, कूड़ा करकट निपटान करने के लिए भी सही प्रबंधन होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। अपशिष्ट तरल पदार्थ व सजीव का निपटान, सीवेज का निपटान सही तरीके से होना चाहिए। पोषण से उत्पादकता, आय और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पोषण से अगर सही होगा तो बच्चे और परिवार के सदस्य स्वस्थ रहेंगे, जिनसे संबंध अच्छे रहेंगे, पढ़ाई में ध्यान लगेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई करोगे सही तरीके से तो आप सक्सेसफुल होगे लाइफ में, आपको नौकरी मिलेगी, आपका आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, समाज में आपका योगदान बढ़ेगा, आपको अगर आपको घर लेने के लिए पैसे रहेंगे आपके पास, समाज और संस्कृति जीवन अच्छा है आपका, समाज में आपको ऊंचे दर्जे से देखा जाएगा, आप अपना योगदान दे सकते हो, टैक्स भर सकते हो, कामकाजी महिला पुरुष कार्यस्थल पर प्रसन्न होकर करते हैं तो सकारात्मक रहते हैं, आपको पैसे की इतनी तंगी नहीं रहेगी तो आप खुश रहोगे। महिलाएं व पुरुष अपने विभिन्न पदों पर कार्य का आपको काम का सही तरीके से करोगे, प्रमोशन भी मिलती है तो उसको देख कर भी आपका और उन्नति होती है। तो इस तरीके से सिंपल सा अगर पोषण सही रखते हैं तो हमें लाइफ में कई सारे लाभ होते हैं। किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित स्वास्थ्य और पोषण का क्या योगदान है कि किसी व्यक्ति को उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपेक्षित पोषण और का नियम योगदान होते हैं। आहार, इष्टतम पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाओं तक पहुंच, शिक्षा और कौशल, अच्छा पर्यावरण। अब स्वास्थ्य सेवाएं कितने स्तर की होती हैं? 3 स्तर की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो हमारे घर के आसपास अस्पताल वगैरह होते हैं या क्लिनिक होते हैं, द्वितीयक जो हमारे ज़िला के अस्पताल होते हैं, और तृतीयक जो हमारे बड़े अस्पताल होते हैं जैसे एम्स, जो केंद्रीय होते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य स्तर को उचित बनाने के लिए इष्टतम पोषणात्मक स्तर का होना क्यों ज़रूरी है? शरीर का वजन सही रहेगा, संक्रमण से बचेंगे, पेशियां तंदुरुस्त और सुदृढ़ रहेंगी, शारीरिक और मानसिक तनाव सही रहेगा, आवश्यकता के जोखिम को घट जाएंगे, उत्पादकता सही रहेगी, संक्रमण नहीं होगा, कार्यक्षमता अच्छी रहेगी। कार्यक्षमता अच्छी रहेगी तो कार्य की गुणवत्ता सही रहेगी, जल्दी काम होगा, सही काम होगा, व्यक्ति खुश रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए किस प्रकार की स्वच्छ आदतों को करना चाहिए? रोज़ नहाना चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना चाहिए। सारे व्यक्तिगत स्वच्छता ही है आपकी, कंघी करना, नाखून साफ करना, समय पर काटना, नहाना, हाथ धोना। संतुलित भोजन को खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, घर के बाहर व कार्यस्थल को साफ़ सुथरा रखेंगे, कूड़ेदान में ही डालेंगे। तो ये बेसिक आपकी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जीवन में। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, खाद्य पदार्थों को धोकर ही खाना चाहिए, हाथ से खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोने चाहिए। आवश्यक उंगलियां पेन पेंसिल को मुंह में डालने से बचना चाहिए, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। घरों व स्कूलों में तारे स्लो पर मासिक तौर पर कीटाणुनाशक दवाइयों को स्प्रे कराना चाहिए ताकि मच्छर ना उत्पन्न हो। घरों में हवा और प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये अभी हमने कर लिए, बाकी के आपके 2 पॉइंट्स चैप्टर्स और बचे हुए हैं।
वो कल नेक्स्ट मंडे की क्लास में, पर मंडे आपका स्कूल है, मंडे नहीं हो पाएगी सुबह 8 बजे क्लास। मंडे को मैं शाम को क्लास रखूँगी, टाइम बता दो। मैम 7 बजे। शाम को? यस मैम, 7 बजे या तो 7:30 कर लो आप। बेटा फिर खाना अलग नहीं खाना होगा, फिर नहीं आएंगे आप आपकी क्लास के बच्चे। 6 बजे का रख लेती हूँ, 6 बजे कर लो। 7 बजे तो ठीक है, बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि कभी मैम वो फैशन स्टडी की मैम भी लेती है ना, तो बच्चे आ जाते हैं उस टाइम पे। कितने बजे? मैम 7 बजे। मेरे ख्याल से 7 ज़्यादा लेट हो जाएगा, 6:30 से 7:30 कर लो। यस मैम, ये भी ठीक है। अब बस मंडे को क्लास हो पाएगी, कल तो छुट्टी है, संडे है। और मंडे को ही होगी, फिर 30 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं, तो 30 के बाद क्लासेस वैसे डिस्पर्स हो जाएंगी। मैम हमारा टाइमिंग कौन सा है? इसमें ना 2 टाइमिंग दे रखे हैं। आपका मॉर्निंग में ही है जनरल शिफ्ट? 9 बजे से मैम हमें तो 1:30 बजे से, मैम 1:30 बजे से 3 बजे का दिया हुआ है। किसने बोला आपको 1:30 से 3? मैम डेट शीट भेजी है मैम ने। नहीं नहीं, पेज 1:30 से उसमें लिखा हुआ था। मॉर्निंग का टाइम है। एक मिनट मैं कंफर्म करती हूँ, मॉर्निंग ही होता टाइम आपका। टाइम लिखा है उसके ऊपर? यस मैम, यस टाइम मैम। तो हेम तिवारी मैम ने भेजा था ना, तो उसमें लिखा हुआ था।